आदिवासी मेरा धर्म है, जोहार मेरा अभिवादन है, प्रकृति मेरी पूजा है, तीर कमान मेरी पहचान है, अम्बेडकर बिरसा मेरा स्वाभिमान है, भील प्रदेश मेरा अधिकार है और इस अधिकार को हम लेके रहेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। 4 राज्यों के 49 जिले मिला के भील प्रदेश बनाने की मांग चल रही है और यह मांग इतनी पुरजोर तरीके से उठी कि बड़ी संख्या में, खासी बड़ी संख्या में मानगढ़ धाम में आदिवासी लोग इकट्ठे हुए। दावा लाखों का है, कितने रहे प्रशासन का अलग कहना और साथ ही आयोजकों का अलग कहना। कुल मिला के मांग महत्वपूर्ण है कि भील प्रदेश जो है वो बनाया जाए, 4 राज्यों के 49 जिले उसमें शामिल किए जाएं। मध्य प्रदेश है, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के भी। तो यह डिमांड जो है, यहां पहुंचे आदिवासियों ने यह भी कहा कोई माई का लाल रोक नहीं सकता भील प्रदेश बनाए जाने की मांग को लेके। आज दिन भर आदिवासी और अनुसूचित जाति के मुद्दे ही राजस्थान की फिजाओं में मौजूद रहे। सबसे पहले विधानसभा में जब शुरू हुआ प्रश्नकाल तो मदन दिलावर खड़े होते हैं जिन पे आरोप हैं आदिवासी डीएनए और तमाम बातें, लेकिन मदन दिलावर कहते हैं कि वो खुद आदिवासी हैं। उन्होंने अपने पिता और दादा का हवाला देते हुए कहा कि वो जंगलों में रहे हैं, उनके परिवार के लोग जंगल से जुड़े रहे हैं और उन्होंने कहा कि उनकी मंशा ये नहीं थी। हालांकि मदन दिलावर अपने बयान पे कायम रहे कि आदिवासी हिंदू समाज का ही हिस्सा है, लेकिन अगर उनकी बातों से किसी को बुरा लगा है तो वो खेद प्रकट करते हैं। मतलब कि मदन दिलावर अपनी पार्टी लाइन पे, अपनी स्पीच लाइन पे भी कायम रहे हैं। इस दौरान प्रतिपक्ष की ओर से भी विरोध नहीं हुआ इस बात का, लेकिन कुल मिला के मदन दिलावर जो है वो फिर सदन में उनकी बातें पहले सुनी नहीं जा रही थी। जब भी जवाब देने खड़े होते तो मदन दिलावर का विरोध शुरू हो जाता। इसके बाद में जब समाज कल्याण के मुद्दों पे चर्चा अनुदान मांगों पे हुई तो उस दौरान कई आदिवासी नेताओं ने भी, भाजपा से जुड़े हुए नेताओं ने जरूर कहा कि हम हिंदू समाज का हिस्सा हैं, चाहे वो फूल सिंह मीणा रहें और चाहे वो दूसरे नेता जो कि भाजपा के खेमे से हैं। उन्होंने जिस तरीके से धरियावद के विधायक बोले थावरचंद, कुल मिला के यह तय हुआ कि राजस्थान में मानगढ़ वाले में कि एक संकल्प पारित किया है कि 4 राज्यों के आदिवासी जहां इकट्ठे हुए, अलग भील प्रदेश की मांग जोर पकड़ी है। यहां सांसद, हाल ही में नए सांसद चुने गए भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत ने भी अपनी बात कही। तो जिक्र करेंगे, आज बात करेंगे कि क्या हुआ वहां पे और कुल मिला के दिन भर में क्या माहौल रहा, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में आदिवासी लोग जो हैं वो बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम पहुंचे हैं। मानगढ़ धाम बड़ा ही गौरवपूर्ण स्मारक है जहां 1500 आदिवासी शहीद हुए थे और यह आदिवासियों की शुचिता और आस्था का गजब का प्रतीक है और कई सांसद विधायक भी इस आयोजन में शामिल हुए हैं। क्योंकि मानगढ़ धाम को आदिवासियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है, ऐसे में यहां भीड़ बड़ी संख्या में उमड़ी। हालांकि राजस्थान सरकार भील प्रदेश की मांग पहले ही खारिज कर चुकी है। यहां संबोधित करते हुए राजकुमार रोत, जो बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के सांसद हैं, उनका भील प्रदेश की मांग कोई नई नहीं है। बीएपी पुरजोर तरीके से मांग उठा रही है और हम जो है एक डेलीगेशन के साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी प्रस्ताव के साथ मुलाकात करेंगे। तो वहां राजकुमार रोत यह भी बोले कि आदिवासियों के लिए यह जो भील प्रदेश की मांग उठाई गई उसमें नंदलाल मीणा भाजपा से थे। वे वसुंधरा सरकार में जब जनजाति बने थे तब उन्होंने भील प्रदेश की मांग उठाई थी और उन्होंने राहुल गांधी का भी हवाला दिया कि राहुल गांधी कह चुके हैं कि देश के जंगल जमीन के मालिक आदिवासी हैं। और मानगढ़ की इस रैली में राजकुमार रोत ने कहने की जो है वो एक स्टाइल से बात को इगजाई करने की कोशिश की कि भाजपा में भी और कांग्रेस में भी नेता जो है इस बात का समर्थन करते हैं। क्योंकि अभी जो मांग हो रही है उसमें राजस्थान के 12 जिलों, जो पुराने 33 जिले हैं उनमें से 12 जिले इधर शामिल करने की मांग है। अभी 50 के आसपास जिले हैं। मध्य प्रदेश में 49 जिलों, मध्य प्रदेश के भी जिलों को मिला के इस करें 49 जिलों को शामिल करने की मांग है।
तो यहाँ भील समाज की जो सबसे बड़ी संस्था है जिसका नाम आदिवासी परिवार है, आदिवासी परिवार से ही यह भारत आदिवासी पार्टी निकली है। तो उस आदिवासी परिवार संस्था की संस्थापक सदस्य मेनका डामोर ने भी संबोधित किया और उन्होंने कहा है, आदिवासी महिलाएं पंडितों के बताए अनुसार न चलें। आदिवासी परिवारों में सिंदूर और मंगलसूत्र की परंपरा नहीं है। महिलाएं न तो सिंदूर लगाती हैं न मंगलसूत्र पहनती हैं। और आदिवासी समाज की महिलाएं और बालिकाएं शिक्षा पर फोकस करें और व्रत और उपवास बंद करने की बात कही और ये कहा, हम हिंदू नहीं हैं। यह एक बड़ा पॉइंट है जिसमें आज विधानसभा में भी चर्चा हुई, जिसमें मदन दिलावर का मैं उल्लेख कर चुका कि वो कह गए आदिवासी हिंदू हैं। क्या है यह भी एक लंबी बहस और चर्चा का विषय है, क्योंकि रूढ़ियों के अनुसार अगर अपन विवाह अधिनियम, संपत्ति अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम इनके जिक्र करें तो निश्चित तौर पे रिचुअल्स के नाते एसटी जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनको छूट हैं। तो अब वो धर्म से अलग है या नहीं, यह बात चर्चा का विषय, लंबी चर्चाएं हुई है, लेकिन प्रिविलेजेस यह लोग रखते हैं, ऐसे में अलग होने की बात भी नजर आती है। तो कुल मिला के इस आदिवासी परिवार के संस्थापक भंवरलाल परमार जो रहे हैं, उनकी सुने तो वो कहते हैं कि 125 साल पहले जब आंदोलन किया तो 1500 लोग मार दिए गए, क्या कसूर था। फिर आंदोलन शुरू हुआ है, अब कोई बाई का लाल हमें रोक नहीं सकता। भील प्रदेश की मांग समय पे पूरी होती ही है। अब आदिवासी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, जिनके एक सांसद हैं राजस्थान की विधानसभा में और फिलहाल 3 विधायक हैं, वह पार्टी इसी आदिवासी परिवार नाम के संगठन से निकली और इस पार्टी का एजेंडा भी भील प्रदेश है सीधे तौर पे। और इस आदिवासी परिवार को ये भारत आदिवासी पार्टी के नेता और सोशल जो विंग है, इनकी सामाजिक विंग है, इसके लोग मिल के चलाते हैं। इसके अलावा भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा भी भारत आदिवासी पार्टी का ही संगठन है। आदिवासियों के हक, हकूक और आरक्षण के मुद्दे को लेकर 10 साल पहले यह संगठन ज्यादा सक्रिय हुआ और राजस्थान में बीटीपी से लोग चुनाव लड़े, 2 विधायक जीते, तो फिर आदिवासी परिवार से जुड़े नेताओं ने भारत आदिवासी पार्टी नाम से नई पार्टी बनाई। इसके अलावा कई सामाजिक कार्यकर्ता और सरकारी कर्मचारी भी इस विंग का हिस्सा हैं। तो यह अगर सरकारियों की बात करें तो इधर डूंगरपुर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के उपली जो डोलवर गांव है, वहां भील प्रदेश की प्रार्थना वाले मामले में भी खासी खिंचाई हुई। जनजातीय क्षेत्रीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने जांच के आदेश दिए थे, उसके बाद शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल समेत टीचर को एपीओ किया था। यही नहीं, विधानसभा में भी भारत आदिवासी पार्टी के विधायक और लोकसभा में सांसद राजकुमार रोत ने भी भील प्रदेश का नारा लगाया था। तो गुजरात, बड़ा सवाल यह है कि एक जाति के नाम पे राज्य का नाम कैसे किया जाए। तो इसका जवाब राजस्थान की विधानसभा में थावरचंद मीणा देते हैं, जो धरियावद से विधायक हैं। उन्होंने इस मांग को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह जो मांग है यह जाति के आधार पे नहीं, भाषा के आधार पे। जैसे कि गुजराती भाषा के नाम पे गुजरात है, तो भीली भाषा बोलने वालों के नाम पे भील प्रदेश क्यों नहीं। और मीणा ने यह भी कहा कि जब मैं सदन में बोल रहा हूं उस समय मानगढ़ धाम में 4 राज्यों के 10 लाख आदिवासी सम्मेलन में शामिल हुए हैं। अब आदिवासियों को अलग अलग बांट दिया गया है, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बोली, संस्कृति, रीति रिवाज एक हैं, तो हम सब मिलकर भील प्रदेश क्यों नहीं बना सकते, बड़ी बात है। और उन्होंने ये भी कहा, जो मैं पहले कह चुका, कि जाति के आधार पर प्रदेश की मांग नहीं है। जब गुजरात के नाम पे गुजराती, मराठी के नाम पे महाराष्ट्र, पंजाबी के नाम पे पंजाब राज्य बन सकता है, तो भीली बोली के आधार पर भील प्रदेश क्यों नहीं बन सकता। तो क्या कहा है थावरचंद मीणा ने, आइए सुनते हैं। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उन्होंने लड़ाई लड़ी है। उसके बाद में मेवाड़ का इतिहास जब सामने आता है तो इतना गौरवशाली इतिहास है, जहां पर राणा प्रताप का नाम महाराणा पड़ता है तो वहां के भीलों की वजह से पड़ता है। इतने गौरवशाली इतिहास के अंदर भी हम लोगों का कदम कदम पर साथ रहा है देश की आजादी में। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि सरकारें आई गई, सबने आदिवासियों को वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल किया, लेकिन आज आदिवासियों की वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आदिवासी धीरे धीरे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से धीरे धीरे फांसी की ओर धकेलने गया? करोड़ों का बजट आया, लेकिन आदिवासियों की स्थिति वैसी कैसी है? 5 जनवरी 2011 कैलाश बना महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि इस देश का मुख्य मालिक आदिवासी है, लेकिन आदिवासियों की हालत मजदूर जैसी बन गई है। आज वहां रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी व्यवस्था के अंदर उनको धीरे धीरे पलायन करना पड़ता है, 100-200 के लिए इधर उधर तरसना पड़ता है।
हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए हम लोग कभी पक्ष को कभी विपक्ष को एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन आज इस मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे आज भी आजादी के बाद में कुछ ऐसे गांव मौजूद होंगे जहां पर न तो टावर की सुविधा है, न पानी की सुविधा है, न अस्पताल होगा, लेकिन उसके बाद आराम का अस्पताल होगा, कोई जंगल के अंदर जाने को तैयार नहीं होगा। ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए हम सबका क्या प्रयास होना चाहिए? उन आदिवासियों की आज मूलभूत सुविधा से मुख्य धारा में लाने के लिए हमारा क्या प्रयास होना चाहिए, इस ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। साथ में ये कहना चाहूंगा कि आदिवासियों के लिए संविधान के अंदर 5वीं अनुसूची का प्रावधान दिया गया है। मैं उससे पहले यह भी जिक्र करना चाहूंगा कि सरकार आई गई, लेकिन आदिवासियों के साथ में हमेशा धोखा हुआ, कुटाराघात इस बात का हुआ कि हमेशा विकास के नाम पर आदिवासियों को इस्तेमाल किया गया। कभी राजस्थान के अंदर नारा तो जोर से चलता है, एक पेड़ माँ के नाम, तो दूसरी ओर हसदेव राजस्थान के नाम कर दिया गया। कोयले के नाम पर वहां से जंगलों को काटा गया, हजारों आदिवासी स्थापित किए गए और आदिवासी के वहां पर हाथी का घर कहा जाता था। सभापति महोदय, आज जो हाथी गांवों में घूमते हैं, जो लोग उस जमीन पर रहते थे, उस जमीन का कोई वहां पर रहने वाला पता नहीं था। साथ में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ से नमन करता हूँ कि देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हुए हैं और पूरे देश को जोड़ने का काम किया, लेकिन उनके नाम पर जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना गया तो 1200 गांवों को विस्थापित होना पड़ा और उनके लिए आज कोई प्रावधान नहीं है, वो कहाँ रह रहे, किस स्थिति में रह रहे। कभी डैम बना गया तो डैम के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित किया गया, तो कभी खनन के नाम पर आदिवासियों को वहां से विस्थापित किया गया, तो उनकी ऐसी स्थिति हुई। उस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? सरकार यहाँ पर अंधी बेरी गूंगी होकर सुनती रहती है, आदिवासियों के नाम पर वोट देने के लिए फोटो खिंचवा के आ जाएगी, आदिवासियों के सम्मान के नाम पर बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन आज इस पीड़ा को समझेगा कौन? आज अखबारों के अंदर हम देखते हैं कि 6-6 महीने के नवजात को बेचा जाता है, तो इस बात को सोचना पड़ेगा कि अपने कलेजे के टुकड़े को कौन बेचना चाहता है? ऐसी क्या मजबूरी रही उस माँ बाप की जिसको अपने माँ बाप को उस बच्चे को बेचना पड़ता है? माननीय सभापति महोदय, मैं भी चुनाव के दौरान मंत्री जी के गांव और ठाकन कोटा से इलाके में गया था। मैं अखबारों में सुना करता था कि कभी अभी यहाँ पर वेस्ट बेटी को आसपास के गुजरात जैसे क्षेत्र में बेचा जाता है, तो कभी सुना करता था कि ऐसा ऐसा यहाँ पर होता है, पानी की सुविधा नहीं है, कोई बिजली की सुविधा नहीं है। जब उस इलाके के अंदर गया, मैं वास्तविकता में देखा कि आजादी तो भारत देश के लोगों को मिली, विकसित भारत के नाम पर भारत चांद पर पहुंचा, लेकिन आदिवासी आज वहीं का वहीं रह गया। उसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में गंभीर विषय में सोचा नहीं था, और हम लोगों को गालियां देना बहुत आसान है। हमारे बारे में जब आप सत्ता पक्ष और विपक्ष मेरे से बहुत बड़े बड़े सीनियर भी हैं, 5 बार 7 बार जीते हुए, वास्तविकता में उस इलाके में जाकर देखेंगे तो आज पानी के लिए तरसता आदिवासी, पढ़ाई के लिए तरसता आदिवासी, सड़कों के लिए तरसता आदिवासी, ऐसी स्थितियां हैं भयानक जहां हॉस्पिटल के नाम पर तरसता आदिवासी। पर हम लोग कब सोचेंगे इसके बारे में? इसके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। साथ में 5वीं अनुसूची का अगर जिक्र करें तो संविधान के अंदर आदिवासियों के उत्थान और उनकी सुरक्षा के लिए 5वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है, और 5वीं अनुसूची का अंदर प्रावधान है कि आर्टिकल 244(1) और आर्टिकल 13(3) के तहत न लोकसभा, न राज्यसभा, न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, उसका पालन आज तक नहीं किया गया। माननीय सभापति महोदय, राइट टू ओनरशिप और राइट टू गवर्नेंस, इसका मतलब कि हम आदिवासियों का शासन स्वयं करेंगे और आदिवासियों के अंदर मालिकाना हक हमारा होगा। 5वीं अनुसूची के अंदर प्रावधान है, उन प्रावधानों को हमेशा सरकार के कोई भी रही किसी ने कभी बात का जिक्र नहीं किया, और उनको ताक में रखकर आदिवासी क्षेत्र के अंदर घुसपैठ हुआ। आदिवासियों के अंदर ग्राम सभा का प्रावधान है कि इसके अंदर इतने बड़े कानून लागू हैं कि हमारी ग्राम सभा के बिना परमिशन के कोई कलेक्टर भी अंदर पांव नहीं रख सकता। इतने बड़े, मैं नहीं कह रहा हूं, ये संविधान की 5वीं अनुसूची बोल रही है और मैं 5वीं अनुसूची का जिक्र कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, आज बात करें 5वीं अनुसूची की। माननीय सभापति महोदय, जब आपकी बारी आती है मैं चुप रहता हूं, तो मेरी बारी है तो आप चुप रहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, आर्टिकल 244 के अंदर जब हमारे देश के संविधान के अंदर इस तरह के प्रावधान है, हम लोग कहते हैं संविधान की रक्षा, कोई कह रहा हम करेंगे, कोई कह रहा तोड़ रहे हैं, तो 5वीं अनुसूची धरातल पर लागू क्यों नहीं हुई? माननीय सभापति महोदय, मेरी पार्टी के दूसरे सदस्य नहीं, मुझे उनका भी टाइम दिया जाए। मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे बांसवाड़ा के अंदर, हमारे दरियावत के अंदर कई ऐसे इलाके जहां खनन के नाम पर जमीनों से आदिवासी को विस्थापित किया जा रहा है। दरियावत के अंदर भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के नाम पर आज आदिवासियों के जमीनों से बेदखल करते। जमीन हमारी हम रहे, हमारी पुरखों की विरासत से जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति, हमारी बोली भाषा परंपराओं से जुड़ा हुआ है, और उस जमीन से हमें बेदखल करना। मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा, एक ग्राम सभा का पावर है, एक पंचायत स्तर का पावर है, और एक हमारे इन पावर के माध्यम से एनओसी देता कौन है उन लोगों को खनन के नाम पर? अब हमको हमारी मिट्टी से उठाएगा तो हमें कैसा महसूस होगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात का जिक्र करना चाहूंगा कि आज के दिन मैं यहाँ बोल रहा हूँ सदन में, और आज के दिन मानगढ़ धाम पर ऐतिहासिक आज महासम्मेलन हो रहा है। उस महासम्मेलन के अंदर 4 राज्यों के 10 लाख से ज्यादा लोग वहां एकत्रित हुए हैं। 13
नवंबर और 13 नवंबर 1913 के अंदर वहां पर गुरु गोविंद के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के अंदर 1500 से ज्यादा आदिवासी अंग्रेजों के सामने अंग्रेजों के द्वारा गोली से चलनी कर दिए गए थे और उनकी मांग थी कि हम आदिवासी को हमारी संस्कृति, भाषा, परंपरा, बोली, रीति रिवाज के माध्यम से हमें बांट दिया गया। आधों को गुजरात बांटा, आधों को मध्य प्रदेश में बांटा, तो आधों को राजस्थान के अंदर बांटा। हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, बोली, भाषा, परंपरा एक है, तो हमें हमारा हक मिलना चाहिए। हम लोग भील प्रदेश की मांग करते हैं, जिसको प्रस्ताव बनाकर आप केंद्र सरकार तक भेजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में नहीं बोली, आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। जब मैं बहुत जरूरी बात की चर्चा कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय के आज हजारों पुरखों की विरासत है, उसके लिए हमारी मांग है। आज इस मांग को अगर आप पूरी करते हो, मैं किसी जाति के आधार पर नहीं मांग कर रहा हूं। गुजराती के आधार पर गुजरात का नाम पड़ा, मराठी के नाम पर महाराष्ट्र बनता है तो पंजाबी के नाम पर पंजाब बनता है, तेलुगु के आधार पर तेलंगाना बनता है, तो भील बोली के आधार पर भील प्रदेश भी बन सकता है। और इसके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, भील प्रदेश की मांग आप रखे जाए। मैं साथ में आप टीएससी विभाग के कुछ प्रावधान है उनके बारे में भी कहना चाहूंगा कि टीएससी विभाग हमको आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र के अंदर मिला। 102 मिनट का समय लूंगा। इसके अंदर हम लोगों की समस्या क्या है वो आदिवासी समझ सकता है। उस इलाके के अंदर हम रहते हैं, तो फिर टीएससी का अध्यक्ष दूसरा क्यों हो सकता है? टीएससी का अध्यक्ष भी आदिवासी होना चाहिए। साथ में ये कहना चाहूंगा कि टीएससी के अंदर जो प्रावधान है उसके साथ कई बार तो आज थावरचंद मीणा भील प्रदेश के समर्थन वाली टी शर्ट पहन के विधानसभा पहुंचे थे और अलग नजर आए। और यहाँ चूंकि राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी जो है वो खासा ताकत पा चुकी हैं और अन्य बांसवाड़ा डूंगरपुर के अलावा अन्य जिलों और राज्यों के आदिवासियों को साथ लेकर अलग राज्य और संगठन को मजबूत बनाने की मुहिम को तेज कर रही हैं। और अब भील प्रदेश की मांग को लेकर सरकार ने भी अपना स्पष्ट मत किया है। बाबूलाल खराड़ी ने कहा जाति के आधार पर अलग स्टेट नहीं बन सकता, ऐसा हुआ तो दूसरी जातियां भी मांग करेगी। और उन्होंने साफ कहा केंद्र को प्रस्ताव नहीं भेजेंगे। बाबूलाल खराड़ी ने यह भी कहा कि जिसने धर्म बदला उसको आदिवासी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए। वो डूंगरपुर दौरे पे ये जो बयान दिया इसको लेके भी खासी चर्चा है। और यह बात फूल सिंह मीणा ने भी आज विधानसभा में संबोधित करते हुए कही। तो भारत आदिवासी पार्टी से जो विधायक रहे उमेश मीणा जो आसपुर से हैं और थावरचंद गहलोत जो धरियावद से हैं, तो यह नेता जो है आज खासा सक्रिय नजर आए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भील प्रदेश लिखी हुई टी शर्ट पहन के विधानसभा पहुंचे। तो मैं जैसा बता रहा था कि फूल सिंह मीणा भी बोले कि अगर कोई आदिवासी या किसी भी जाति का व्यक्ति अगर धर्म बदल लेता है तो उसके जो आरक्षण का लाभ है उसे खत्म करना चाहिए। क्या कहा फूल सिंह मीणा ने, ये सुनते हैं। बागड़ मेवाड़ के क्षेत्र में निरक्षरता और निर्धनता का लाभ उठाकर भोले भाले मासूम जनजातियों का धर्मांतरण किया जा रहा है। एक ही घर परिवार में सांस्कृतिक बिखराव पैदा हो रहा है। धर्मांतरण के माध्यम से सामाजिक विखंडन का कलुषित माहौल पैदा किया जा रहा है। सभापति महोदय, ऐसे धर्म परिवर्तन करने वाले और ऐसे धर्म परिवर्तन हमारे आदिवासियों का आरक्षण खाने वाले, इसके ऊपर कोई ऐसा नियम बनना चाहिए जो अगर धर्म परिवर्तन होता है तो जैसे एसी के अंदर जो धर्म परिवर्तन हो जाता है तो स्वतः ही उनका आरक्षण बंद हो जाता है, वैसे हमारा एसी में भी अगर धर्म परिवर्तन होता है